हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 22 मई। हम लोग जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। चलिए फटाफट लेते हैं, समय जो है जाया नहीं करेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं दिल्ली के। तो ये जो है छेड़छाड़ ना करे सबूतों को लेकर। तो यहाँ पे ये आर्टिकल छपा हुआ, पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद जो इंपॉर्टेंट नजर आता है एग्जाम में पूछा गया है जुडिशियल कस्टडी को लेकर। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी और एक होता है पुलिस कस्टडी। दोनों में फर्क क्या था, ये इस क्वेश्चन को जो ना यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा था पिछले बार। ठीक है, तो पुलिस कमीशन में क्या होता है, पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई आरोपी होते हैं तो उससे इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को कोर्ट से पूछने की जरूरत नहीं है, कोर्ट से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को, जिस आरोपी को यहाँ पे रखा जाता है जुडिशियल कस्टडी में, वहाँ पे इंक्वायरी करने के लिए पुलिस को जो है ना कोर्ट से परमिशन लेना होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा आते हैं हम लोग, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। एक न्यूज में आ रहा है उद्भव प्रोजेक्ट परियोजना क्या है ये। ठीक है, उद्भव परियोजना क्या है, तो ये बता दें आपको कि जो हमारे ग्रंथों में जो ज्ञान की बातें लिखी गई है उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अपने जो है ज्ञान की जो श्रृंखला है उसको बढ़ाना। इस परियोजना का क्या उद्देश्य है, देखिए, तो सेना को भविष्य के लिए तैयार करने पर ध्यान देने के साथ साथ भारत के जो प्राचीन जो रणनीतिक जो कौशल है ना उसको इसमें समावेशन करना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, प्रोजेक्ट उद्भव पूछा जा सकता है एग्जाम में। और बीपीएससी के एग्जाम भी आपका होना है 30 सितंबर को, तो वहां पर इसकी संभावना बन जा रहा है। एक ये हो गया, एक आपका जेपीसी में जो है आपका सीडीपी होना है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे के जाने की संभावना है। फिर आइए एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट है जो वनडे एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, वसुधैव कुटुंबकम। ये वसुधैव कुटुंबकम जो ना टैगलाइन है, G20 जो हुआ था भारत में 2023 का हुआ था ना, जिसने भारत ने क्या किया, इसका अध्यक्ष किया। ठीक है, अध्यक्षता किया। तो उसका टैगलाइन क्या था, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या था, पूरा जो वर्ल्ड है ना, पूरा जो विश्व आप देख रहे हो ना, ये ग्लोब देख रहे हो ना, ये पूरा एक परिवार की तरह है। और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग जो है अपनी रणनीति को आगे बढ़ाते हैं। फिर आइए देखिए, यहाँ पे आपको पता ही है स्वाति मालीवाल काफी चर्चे में है। और इन पे जो है जिस तरह व्यवहार किया गया है यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री के जो पर्सनल असिस्टेंट है उनके द्वारा। और ये पूर्व में जो है ना दिल्ली की जो नेशनल कमीशन है, माफ कीजिएगा, दिल्ली का जो कमीशन है विमेन कमीशन, उसके जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये, और वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर है आप पार्टी की तरफ से। इनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, इनके साथ जो बदतमीजी हुआ, इनके साथ जो मारपीट हुआ, उसी को मामला को लेकर जो न्यूज में छपा हुआ। क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से नहीं, क्वेश्चन पूछता है महिला सुरक्षा को लेकर। अगर आप ऐसे वगैरह आप दोगे ना मेंस वगैरह में, या सोशल सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा रहेगा, तो वहाँ पे करंट अफेयर का मुद्दा रहेगा, तो महिला को सुरक्षा को लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो महिला के सामने क्या क्या चुनौती आपको पता ही है, क्या क्या चुनौती है, तो उसको लेकर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है नेशनल वीमेन कमीशन, मैंने कल भी जिक्र किया था और आज भी कर रहा हूँ, ये जो है ना 1990 का जो एक्ट है ना उसके तहत जो 1992 में बना था, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे चले हम लोग, तो हमें जो देखने को मिल रहा है इंपॉर्टेंट। और हाँ, देखिए गांधी जी का एक कोटेशन है, अगर आप गांधी जी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आता है, ठीक है, या कोई आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न आता है, आप यहाँ पे इस कोटेशन को देख के शुरुआत कर सकते हैं अपने आंसर को। हर सुधार का कुछ ना कुछ विरोध होता है। अगर आप कुछ सुधार करना चाहते हो ना तो उसका कुछ ना कुछ विरोध होगा, लेकिन वो विरोध जो है ना और वो आंदोलन जो है ना एक सीमा तक रहे ना, तो वो क्या होता है, समाज के लिए अच्छा होता है एक सीमा तक। अगर वही विद्रोह जो है एक्सट्रीम लेवल पे चला गया ना तो समाज के लिए सही नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस कोटेशन का यूज करेंगे, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। गांधी जी के द्वारा और भी जो फेमस कोटेशन करीब 10-12 को आप याद रखिएगा। जैसे अगर आँख के बदले आँख अगर हम लोग डिमांड करेंगे ना तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी, ये हो गया। अगर आप दूसरों में जो बदलाव देखना चाहते हैं ना, सबसे पहले वो बदलाव अपने अंदर लाएं। ये सब कोटेशन को याद रखिएगा, मेंस में बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे स्वास्थ्य सुविधा को लेकर भारत में इसके लिए क्या चुनौतियां हैं। तो भारत में जो स्वास्थ्य सुविधा है ना उसमें जो चुनौती है उसको देख कर हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो है स्वास्थ्य सेक्टर में, जो हेल्थ सेक्टर में जो है काफी सुधार देखे गए हैं, लेकिन जो कुछ कुछ चुनौतियां जो है आप उसको उजागर करें, ठीक है, या कमेंट करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा चुनौती क्या है कि अस्पताल जो होता है ना, सरकारी जो अस्पताल है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें कर्मचारी का अभाव है। पहला ये चुनौती हो गया। दूसरा क्या हो गया, कई बार जो सरकारी सेवा में जो कार्यरत जो डॉक्टर होते हैं ना वो लापरवाही भी बरतते हैं, ये भी चुनौती हो गया। तीसरा क्या आप लिखोगे यहाँ पे कि जीडीपी का जो खर्च होता है ना भारत में वो मात्र 1.5% होता है, लेकिन आप देखोगे अन्य देशों में देखोगे तो वहाँ पे 8 से 9% का खर्च किया जाता है। ये हो गया थर्ड। फिर हम लोग देखेंगे फोर्थ नंबर पे कि WHO के अनुसार 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन भारत में इसकी स्थिति काफी दयनीय है।
यही हो गया। जिसके बाद हम लोग बात करेंगे अगला मुद्दे पे। यहाँ पे तो देश भर में लगभग 7.5 लाख जो है सक्रिय डॉक्टर हैं, और डॉक्टरों में जो है के कारण डॉक्टर की कमी होने के कारण लोगों में स्वास्थ्य सुविधा क्या होता है, देरी से पहुंचता है, ये भी एक कारण है। साथ में जनसंख्या वृद्धि जो है एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे चुनौती जो है उभर कर आ रहा है। इससे बीमार होने वाली संख्या जो है बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है ये भी चुनौतियां हैं, क्योंकि लूट और खसोट जैसे तमाम आपको केसेस जो है स्वास्थ्य सेक्टर में देखने को मिलता ही है। ये तमाम चुनौतियां हैं, और इससे अगर पार पाना चाहते हैं तो यहाँ पर बेहतर जो है आधारभूत संरचना को डीटीपी में जो है जो खर्च का जो सीमा उसको बढ़ाना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा, ठीक है, हेल्थ सेक्टर पर काम करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये तमाम चीज़ आप वहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद आइए यहाँ पे आर्टिकल देखिए मतदान को लेकर। अभी आप देखो जम्मू कश्मीर का एक इलाका में वहाँ पे जो है ना इलेक्शन में काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा लिए, तो विपक्ष बोलता है कि ये जो है ना 370 आपने जो हटाया है ना, उसके जो है विरोध में जो है नाखुश लोग जो है ना यहाँ पे आके अपने मतदान का यूज कर रहे हैं। लेकिन पक्ष यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे लोग जो है जो गर्दश दागी हैं, मतलब क्या आतंकवादी, यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम था उससे उबर कर अब लोकतांत्रिक जो है प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं, और उन लोग उत्सुक है। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे आर्टिकल 370 न्यूज में आ रहा था, क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन यही पूछेगा कि आर्टिकल 370 के बाद जो कश्मीर की जो स्थिति है आप उस पर अपना टिप्पणी करें। 12 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन में आएगा तो टिप्पणी करना आपको। तो आपको यही बताना कि फायदे क्या है, नुकसान क्या हुए हैं, क्या क्या चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। फिर निर्वाचन आयोग के लोग यहाँ पे बता दें आपको, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और आर्टिकल 324 जो है किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ निर्वाचन आयोग से जुड़ा हुआ है, इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ। इसमें जो है एक अध्यक्ष है और 2 मेंबर है। आपको पता है ना, इसके जो अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो नामों का सिफारिश करता है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक पैनल तैयार करता है। याद रखेंगे आप इसको, क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। जेपीएससी में तो इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन में पूछा गया था कि इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन हम लोग कहाँ से लिए हैं, ये हो गया। इसके बाद आपको बता दें मतदाता को लेकर, आपको पता है ना 18 साल या 18 साल से ऊपर है, तो सब जो है 18 साल या 18 साल से एबव है, वो लोग जो है मत देने के अधिकार उनको प्राप्त है। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में फर्क समझ लीजिए। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है कि फंडामेंटल राइट का मतलब क्या होता है। अगर वहां पे आपका वायलेशन होता है राइट का तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओगे डायरेक्ट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, बल्कि आपको जो लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ना होगा। आगे बात करें यहाँ पे तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन भी याद रखिएगा। 61 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, जो पहले 21 वर्ष हुआ करता था वोट देने का, उसको 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे युद्ध को लेकर। देखिए अभी इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो उससे नुकसान किसका हो रहा है? मानवता का हो रहा है। यहाँ पे मानव जो है ना, जो संसाधन है उसका सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे 2 स्टेट थ्योरी याद रखिएगा, मैं कई बार जिक्र किया हूँ। 2 स्टेट थ्योरी जो है ना, दोनों का सॉल्यूशन के बारे में बात करता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और आगे पूछने की पूरी संभावना है। इस बार यूपीएससी के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा डिटेलिंग में पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए महिला विरोधी है विपक्षी नेता और इनकी मानसिकता है मोदी। देखिए कभी भी महिला से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन आता है तो उनके लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एम्पावरिंग के लिए जो सरकार द्वारा स्कीम जो चलाया जा रहा है उसके बारे में चर्चा करने बोलेगा, तो आप वहाँ पे उज्ज्वला योजना के बारे में बात कीजिएगा, आप वहाँ पे जन औषधि के बारे में बात कीजिएगा। ये तमाम स्कीम जो है ना महिलाओं के उत्थान के बारे में बात करता है। फिर हम लोग बात करेंगे अम्बेडकर नहीं होते तो नेहरू जो है ना SC ST और ओबीसी का आरक्षण को नहीं मिलने देते। आपको बता दें SC शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है, शेड्यूल ट्राइब जो कमीशन है, और अदर बैकवर्ड जो कास्ट जो यहाँ पे क्या है कमीशन है, ये तीनों जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, याद रखेंगे आप। लेकिन नेशनल कमीशन फॉर वीमेन हो गया, और आपका मानवाधिकार आयोग हो गया, ठीक है, प्रतिस्पर्धा आयोग हो गया, ये सब जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नीति आयोग हो गया, योजना आयोग हो गया, ये सब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो फटाफट चीज़ों को कवर करेंगे। समय बहुत लिमिटेड होता है हमारे पास और आपके पास भी, तो जो लोग भी कमेंट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, उनको बहुत सारा हमारी तरफ से जो है धन्यवाद रहेगा कि आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं हमारे तमाम। चलिए यहाँ पे इस आर्टिकल में देश व्यापार में हम लोग क्या देखेंगे कि कच्चे तेल के दाम में नरमी से डॉलर के मुकाबले रुपया 6 पैसे मजबूत हुआ। ठीक है, डॉलर जो है ना, अभी देखिए बीपीएससी ने पिछले बार क्या क्वेश्चन पूछा था, डॉलर दे दिया था, यूरो दे दिया था, और पाउंड दे दिया था, येन दे दिया था। तो डॉलर पता है 83 रुपये के आसपास में है, यूरो आपका जो है लगभग 90 रुपीज़ के आसपास है, पाउंड जो 105 रुपये के आसपास है, येन जो है आपका लगभग 0.5 में है, युवान आपका 12 रुपये के आसपास में है ना। सबसे महंगा करेंसी आपको पता है ना, कुवैत का रियाल है, कुवैत का रियाल। ये सब तमाम करेंसी का आप ध्यान रखेंगे, कंपेयरिंग में आपसे पूछ लेता है बीपीएससी ने, ये क्वेश्चन पिछले बार पूछ दिया था। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट जो करते हैं हम लोग, इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं।
मतलब आयात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है ना कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो है ना सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और हमारा जो फॉरेन रिजर्व जो करेंसी है ना, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है, याद रखेंगे। पूछेगा कि जो कौन सा आइटम को हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल। फिर आइए यहाँ पे आर्थिक वृद्धि दर पहली तिमाही में 7.5% रहने का अनुमान। कुल मिलाकर यहाँ से पूछता आरबीआई से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। देखिए आरबीआई के बारे में जो है ना, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। अगर आप हमारे संविधान खोलोगे तो वहाँ पर देखोगे आरबीआई के बारे में जिक्र नहीं किया गया। तो आरबीआई जो है ना, को जो पावर मिला है वो उसको उसके एक्ट के द्वारा मिला है, संसद के एक्ट के द्वारा। आरबीआई जो है एक्ट 1934 के तहत इसको पावर मिला है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। फिर देखिए यहाँ पे वनडे एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण यहाँ फैक्ट दिया हुआ है कि पर्यटन जो है ना, वैश्विक यात्रा और पर्यटन जो सूचकांक है ना, उसमें भारत को 39 रैंक मिला है, याद रखेंगे। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको पब्लिश करती है। तो कुछ कुछ जो सूचकांक जो न्यूज में रहता है ना, उसको पूछ लेता है एग्जामिनर। और इसके बाद हम लोग आइए, देखिए श्रीलंका और भारत के बीच में जो है अभी आपको पता ही है मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है। श्रीलंका पड़ोसी देश भी रहा है, और भारत जो है प्रथम पड़ोसी नीति के तहत भी श्रीलंका काफी मदद करता है, ठीक है। दोनों में काफी अच्छे जो है रिश्ते मजबूत हुए हैं। ये सब आपको मेंस वगैरह में पूछेगा। फिर आपको पता है ईरान के जो इब्राहिम रईसी जो थे, उनका जो निधन हो गया है ना, तो ध्यान रखिए, वनडे एग्जाम के लिए पूछ सकता है। साथ में यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर भी थे। फॉरेन मिनिस्टर का नाम क्या है, देखिए हुसैन अमीरा कुरियन, दोनों नाम याद रखिएगा, रईसी और हुसैन दो नाम थे जिनका जो है मृत्यु हो गया हेलीकॉप्टर में। फिर हम लोग बात करेंगे एससीओ के बारे में। देखिए यहाँ पे एससीओ के बारे में बात किया गया है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था ये, और इसमें कुल 8 मेंबर हैं। कितने, 8 मेंबर है। इसमें पाकिस्तान और इंडिया भी इसका मेंबर है। ये फैक्ट है, वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्लोवाकिया में। आपको पता ना हो कि प्रधानमंत्री जो उन पर हमला हुआ था, उनकी स्थिति जो है काफी नाजुक बना हुआ है। उनका नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको। पूछ सकता है कि अभी हाल ही में रॉबर्ट फिको चर्चा में रहे थे, वो किस देश से जुड़े हुए थे, स्लोवाकिया, और वहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये सब जो खतरा जो है ना, कभी कभी बीपीएससी पूछ लेता है। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इजराइल और हमास नेताओं के जो आरोप है। आपको पता नहीं इजराइल और हमास के बीच में 2 स्टेट थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछने की पूरी संभावना मुझे लग रहा है। फिर आइए सुरक्षा परिषद को लेकर। देखिए यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना, उसमें कुल 15 मेंबर होते हैं। 5 होते हैं परमानेंट और 10 होते हैं नॉन परमानेंट। भारत जो है ना 8 बार नॉन परमानेंट जो है मेंबर बन चुका है, और यहाँ पे उसका अध्यक्ष भी कर चुका है, याद रखिएगा। 5 जो मेंबर है ना, इसको P5 भी बोलते हैं। इसमें आपका रसिया है, ब्रिटेन है, यूएसए है, चाइना है, एक और कंट्री है, ठीक है, फ्रांस। ये 5 कंट्री को वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर मिलने का मतलब क्या हो गया, कोई भी अगर प्रस्ताव आता है, प्रपोजल, अगर किसी कंट्री को लगता है कि वो मेरे हित के लिए नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, वीटो लगा देता है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिजिटल विभाजन क्या है। देखिए यहाँ पे एक शब्द है साउथ ग्लोबल, ग्लोबल साउथ और पश्चिमी जो कंट्री है ना, उनके बीच में जो डिजिटल का आप देख रहे हो विभाजन है, जो उसको बांटने पर कम करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो याद रखिए ग्लोबल साउथ जो चर्चा में जो शब्द है ना, ये किससे जुड़ा हुआ है, तो जो डेवलपिंग कंट्री है ना, उसका एक समूह है ग्लोबल साउथ, याद रखेंगे। इसके बाद आगे जो चलेंगे हम लोग, तो इंपॉर्टेंट जो मुझे नजर आ रहा है, समय कितना हो गया, 13 मिनट हो गया, कोई बात नहीं। सही चीज़ के लिए समय देना भी थोड़ा जरूरी होता है। ये सब न्यूज़ को स्किप करेंगे आप। फिर देखिए यहाँ पे पृथ्वी जो विज्ञान मंत्रालय मंत्री है किरण रिजिजू। अंटार्कटिका जो न्यूज़ में है, आपको बता दें यहाँ पे अंटार्कटिका जो है एक शोध संस्थान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, और यहाँ पे जो ये भी आइलैंड है, महाद्वीप ही है। और अंटार्कटिका जो संधि है ना, याद रखिए ATCM जो है ना, यहाँ पे 56 मेंबर है इसके अंतर्गत। पूछेगा ATCM जो है, खबरों में रहा ये क्या है, तो अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ एक संस्था है, इसमें 56 मेंबर है। फिर समित पात्रा आपको पता ना, स्पोक पर्सन है हम बीजेपी के, और इन्होंने अभी जो है ना कुछ आपत्तिजनक जो स्टेटमेंट दिया, तो उससे माफी मांग रही है, ठीक है। भगवान जगन्नाथ जो है वहाँ पे उनको लेकर जो है, इनसे जो बोले कि जवान फिसल गया, हमसे भूल हो गई, ठीक है, तो इनके लिए क्षमा मांग रहे हैं वो। और ये सही चीज़ है कि अगर आपको गलती एहसास होता है, आप तुरंत क्षमा मांगते हो, तो ये सही मैसेज आता है, ठीक है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होता ही होता है। आगे बात करें यहाँ पे आर्टिकल 370, आपको बता दें आर्टिकल 370 जो न्यूज़ में आ रहा है, तो आर्टिकल 370 जो है कब हटाया गया था, 2019 में हटाया गया था, अगस्त में, याद रखिएगा, ठीक है। और 370 हटने के बाद वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, राजनीति जो व्यवस्था है, वहाँ पे क्या प्रभाव देखने को मिला, क्या बदलाव देखने को मिला, ये याद रखिएगा। देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी है, दोनों जो है अभी प्रचार अभियान पे पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि देखिए बाकी राज्यों में क्या होता है, कि बाकी राज्यों में जैसे दिल्ली, यूपी, मतलब माफ कीजिएगा, बिहार, यूपी, झारखंड में जो मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। लेकिन दिल्ली की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो स्पेशल जो है केस के अंतर्गत राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखिएगा, दिल्ली से जुड़ा हुआ है। एनसीआर का जो दर्जा दिया गया था इसके तहत।
और इसके बाद मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। स्पोर्ट्स में मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। बस एक ही याद रखिएगा, इनका नाम याद रखिएगा। ये क्या नाम है? सुमित अंतिल। ठीक है, सुमित अंतिल जो भाला फेंकने का काम करते हैं, मतलब स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। और ये जो है ना पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीते थे, तो इनका नाम याद रखिएगा। पूछ सकता है कि सुमित अंतिल जो है किस खेल से जुड़े हुए हैं, तो पैरा ओलंपिक जो है खेलते हैं वो। और पैरा ओलंपिक जो है में पार्टिसिपेट करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। और ये भाला, ठीक है, जॉवलिन थ्रोवर रहे हैं। इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आया। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप लोग पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और आपसे कि एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक जरूर दें। बहुत लोग जो कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है पढ़ के, और ताकि मुझे अगला जो है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को कवर कर सके। ठीक है, धन्यवाद।